प्लूटो, इसका राज आखिर खुल गया है और इन अमेजिंग इमेजेस ने साइंस को हिला कर रख दिया है। आइसी वॉल्केनोस, तेजी से बहते हुए ग्लेशियर्स, ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग और अजीबो गरीब उपग्रह है। हमें लगता था प्लूटो बेजान और बोरिंग होगा, पर हम गलत थे। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने जो कुछ भी प्लूटो पर ऑब्जर्व किया वो सच में रहस्यमय था और इनक्रेडिबल था। प्लूटो अभी भी एक्टिव यानी जीवित था। तो क्या प्लूटो पर जीवन हो सकता है? क्या प्लूटो पर पानी मौजूद होने की निशानियां हो सकती है? प्लूटो को आखिर ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा गया? क्या प्लूटो अब हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं प्लूटो की एक इनक्रेडिबल जर्नी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। दोस्तों, प्लूटो की खोज की कहानी बड़ी रोमांचक है। 20वीं सदी की शुरुआत में नेपच्यून ग्रह के खोज के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि अब वो यूरेनस की कक्षा परफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर अभी भी वो यूरेनस की कक्षा का परफेक्ट पाथ नहीं फाइंड कर पा रहे थे। तभी अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर सर पर्सिवल लॉवेल, इन्होंने एक क्रांतिकारी थॉट प्रेडिक्ट किया कि नेपच्यून के आगे भी कोई ग्रह मौजूद है जो यूरेनस की कक्षा पर प्रभाव डाल रहा है। सब एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें पागल समझा था और उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर W.H. पिकरिंग नाम के एस्ट्रोनॉमर ने सर लॉवेल की बात सच मानकर गणित के आधार पर यह अज्ञात ग्रह आकाश में किस भाग में दिख सकता है उसके मैप्स बनाए। और तभी एक यंग एस्ट्रोनॉमर जो सिर्फ 23 साल के थे, उनका नाम था क्लाइड टॉम्बॉग। उन्होंने इन मैप्स के आधार पर टेलीस्कोप से उन सभी मैप्स की जगह को आकाश में खोजना शुरू किया और उसे फोटोग्राफ करना भी शुरू किया। क्योंकि ये ग्रह बहुत दूर होने के कारण वो एक डॉट जैसा ही पिक्चर में दिखाई देगा, तो उसे कैसे ढूंढा जाए? सच में ये काम बहुत हार्ड है कि आकाश के बहुत से हिस्से में से हर एक छोटे से छोटे तारे की तस्वीर लेकर कंपेयर करना। इसके लिए सर क्लाइड टॉम्बॉग ने ब्लिंक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, जिसमें 2 इमेजेस फटाफट कंपेयर की जा सकती है। तारे हमसे बहुत दूर होने के कारण 1 हफ्ता या फिर 1 महीने में भी उन तारों की जगह नहीं बदलती। हाँ, पर कोई ग्रह अगर है तो वो पिक्चर में जरूर अपनी जगह बदलेगा। और फाइनली जनवरी 1930 में एक डॉट ने अपनी जगह बदली थी और ये डॉट ही था हमारा नन्हा सा प्लैनेट प्लूटो। सर टॉम्बॉग ने अपने निरीक्षण 30 मार्च 1930 इस दिन पब्लिश किए और उसी दिन को प्लूटो की खोज का दिन माना जाता है। और तब से प्लूटो के डिटेल ऑब्जर्वेशंस शुरू हुए। बाद में हमें यह भी पता चला कि प्लूटो तो हमारे चांद से भी छोटा है। उसका डायमीटर सिर्फ 2376 किलोमीटर है। अगर रशिया देश के क्षेत्र को गोल आकार दिया जाए तो वो भी प्लूटो से बड़ा होगा। प्लूटो बहुत ही दूर होने के कारण सूरज का एक चक्कर लगाने में उसे करीब 248 साल लग जाते हैं। मतलब प्लूटो की जब से खोज हुई थी उसके बाद उसने सूरज का लगभग आधा भी चक्कर नहीं काटा है अभी तक। प्लूटो की खोज की 40 साल बाद जून 1978 में प्लूटो का शैरॉन नाम का एक उपग्रह भी खोजा गया और बाद में उसके 27 साल बाद 2005 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्लूटो की ओर मोड़ा गया और उसे 2 नए उपग्रह भी मिले, निक्स एंड हाइड्रा। आगे और 2 छोटे से मून्स भी मिले। मतलब अभी प्लूटो 5 मून्स का मालिक था। पर दोस्तों, हबल टेलीस्कोप से भी हमें प्लूटो की जो इमेज दिखती थी वो थी ये कुछ 6x6 पिक्सल, जो कि बहुत ही धुंधली थी। इसीलिए प्लूटो को करीब से जानने के लिए एक अमेजिंग मिशन प्लान हो चुका था। पर 2006 में बेचारे प्लूटो के साथ कुछ अजीब होने वाला था। हाँ, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया जाने वाला था। और सच में 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने ये डिसीजन लिया कि प्लूटो प्लैनेट ना रह के एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने और साइंटिस्ट ने भी इसका विरोध किया था, पर फिर भी ये डिसीजन चेंज नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम प्लूटो को ग्रह मानते तो ऐसे नए 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट तब तक खोजे गए थे जो प्लूटो से भी थोड़े छोटे पर प्लूटो जैसे ही गोल और सूरज का चक्कर काटते थे। तो फिर उन्हें भी ग्रह का दर्जा देना पड़ता और हमारी सूर्यमाला में ग्रह की संख्या 100 से भी ज्यादा हो जाती। इसलिए उन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ प्लूटो को भी बौना ग्रह, बटु ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया।
प्लैनेट या फिर ग्रह की नई व्याख्या अनुसार किसी भी सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट को ग्रह कहने के लिए 3 नियम्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से पहला नियम है कि वो आकार में गोल होना चाहिए, दूसरा है उसने सूरज की परिक्रमा यानी सूरज का चक्कर काटना चाहिए, और तीसरा नियम ये है कि उसमें उतनी ताकत हो कि अपने आसपास की जगह सिर्फ उसका प्रभाव हो, जो अपनी खुद की कक्षा पर डोमिनेंट हो। पर बेचारा प्लूटो तीसरे नियम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा को क्लैश करती है और उसके उपग्रह शैरॉन का उस पर इतना प्रभाव है कि प्लूटो की साइड्स हर मिलियन सालों बाद फ्लिप हो जाती है। इसीलिए प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट्स में कंसीडर किया गया, जो कि काइपर बेल्ट नाम की जगह में आकाश में स्थित है। दोस्तों, आज काइपर बेल्ट में ऐसे लाखों ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, पर प्लूटो उनमें सबसे बड़ा है। हाँ, और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। प्लूटो अभी भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। हमने अभी तक प्लूटो को छोड़ा नहीं है, बल्कि प्लूटो के साथ साथ काइपर बेल्ट में होने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स और बाहर के जो धूमकेतु या फिर कॉमेट्स है, वो भी हमारे सौर मंडल का ही हिस्सा है। पर 2006 में ये ड्वार्फ प्लैनेट की कंट्रोवर्सीज होने से पहले ही जनवरी 2006 में नासा की टीम एक अद्भुत मिशन लॉन्च कर चुकी थी, जो हमारा इस ड्वार्फ प्लैनेट की ओर देखने का नजरिया बदलने वाली थी। हाँ दोस्तों, 19 जनवरी 2006 को न्यू होराइजन्स नाम का एक रोबोटिक प्रोब लॉन्च किया गया, जो प्लूटो के बहुत ही नजदीक से जाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये एक फ्लाई बाय मिशन था, जो प्लूटो, उसके मून्स और काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स के नजदीक से ऑब्जर्वेशंस करने के लिए भेजा था, जो सन 2015 में मतलब लॉन्च के लगभग 9.5 साल बाद प्लूटो तक पहुंचने वाला था। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा बाधाएं। उसे एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करना था, जिसमें लाखों छोटे छोटे पर्वत के आकार के रॉक्स थे। उनसे बच के उसे जुपिटर के नजदीक से भी जाना था, क्योंकि उसे और तेज गति मिल सके। और सच में इन सारे हर्डल्स को पार कर जुपिटर ने तो उसे स्लिंग शॉट की तरह हाई स्पीड दे दिया था। और 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के सिर्फ 12,500 किलोमीटर मतलब उसके क्लोजेस्ट अप्रोच पर था। तो नासा के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि प्लूटो को जैसा हम जानते थे या समझते थे, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। हमें लगता था कि प्लूटो हमारी चांद की तरह एक बंजर और वीरान जगह होगी, पर जब न्यू होराइजन्स ने तस्वीरें भेजी, तब सभी एस्ट्रोनॉमर्स के मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ, प्लूटो इज अलाइव। प्लूटो जीवित ग्रह था। प्लूटो पर पिंक, ब्राउन, ब्लू, व्हाइट शेड्स नजर आए। इसका अर्थ ये होता है कि प्लूटो ऑर्गेनिकली जीवित था। जीवित मतलब उस पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होने के निशान थे, जैसे हमारे अर्थ पर वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी और आइस यानी बर्फ के ग्लेशियर्स पैदा होते हैं, सरकते हैं, उनकी नदियां बहती है। प्लूटो पर भी वैसा ही बर्फ का मैदान दिखाई दिया, जो अल्टीमेट हार्ट शेप का था, व्हाइट हार्ट ऑफ द प्लूटो। हालांकि ये नाइट्रोजन आइस से बना था, पर ये हार्ट ही प्लूटो के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है, ऐसा साइंटिस्ट का अंदाजा है। हमारे अर्थ पर भी नाइट्रोजन है, पर वो गैस के रूप में है। पर प्लूटो पर -200 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन जमकर बर्फ का रूप ले लेता है। प्लूटो की सतह पर बिल्कुल वैसे ही आइसी ग्लेशियर्स और नुकीले टेक्सचर्स दिखाई दिए जैसे हमारी अर्थ पर होते हैं, जिससे ये बात साबित हुई कि प्लूटो एक लाइव प्लैनेट है, अभी तक मरा नहीं है। एक और सरप्राइजिंग चीज प्लूटो पर मौजूद थी, वो थी आइस वॉल्केनोज। साइंटिस्ट हैरान थे कि प्लूटो पर तो सूरज की गर्मी भी नहीं पहुंचती और प्लूटो का कोर भी इतना गर्म नहीं है कि गर्मी पैदा कर सके, तो ये आइस वॉल्केनोज वहां आए कहां से? और इससे एक नई संभावना ने जन्म लिया कि प्लूटो की सतह के नीचे पानी की नदियां मौजूद हो सकती है, और जब भी वो पानी बर्फ बनता है तभी एक तरह की हीट पैदा करता है, उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। और उतनी हीट काफी है सतह के नाइट्रोजन आइस को पिघलाने के लिए और वॉल्केनो के रूप में नाइट्रोजन आइस के फव्वारे बाहर फेंकने के लिए। प्लूटो पर हर 1 लाख साल बाद ये चेंजेस होते हैं और वो फिर से एक्टिव हो जाता है। अगर हम तभी प्लूटो पर हो तो हमें अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे, लिक्विड नाइट्रोजन की नदियां, लिक्विड नाइट्रोजन के वॉल्केनोज, जो सच में मैजिकल वर्ड लगेगा। भविष्य में जब हम प्लूटो का लैंडर मिशन अगर भेज सके
तो शायद प्लूटो पर मौजूद पानी की खोज हो। हाँ, और शायद उस सतह के नीचे जीवन भी मौजूद हो। हम सोचते हैं उससे कई गुना मिस्टीरियस हो सकता है ये प्लूटो। पर हाँ, ये सच है कि अर्थ और सैटर्न के बाद कोई हैंडसम हार्ट का प्लैनेट है तो वो है हमारा अल्टीमेट ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। सोचो, हमारे चांद से भी छोटा प्लैनेट इतना मिस्टीरियस हो सकता है तो पूरे यूनिवर्स की तो बात ही कुछ अजीबोगरीब होगी। तो ऐसे ही अजीबोगरीब सोच के लिए आपको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल। तो सवाल यह है कि हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स या फिर उपग्रह किस ग्रह के हैं और वो कितने हैं। वापस एक बार, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स किस ग्रह के हैं और कितने हैं। तो दोस्तों, इस स्वीट हार्ट प्लूटो के बारे में बस इतना ही। तब तक खोजते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।